नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया की। तो सबसे पहले जो फैक्टर दैट इज लैटिट्यूडनल लोकेशन यार। जो साउथ टॉपिक ऑफ कैंसर जो रीजन्स हैं उनमें हायर सोलर इंसुलेशन देखने को मिलता है, मतलब उनमें एक्सट्रीम समर्स एंड मॉडरेट विंटर्स देखने को मिलता है। जो नॉर्दर्न रीजन है इंडिया के अंदर जो कि ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, है ना, वहाँ पे वार्म टेम्परेट जोन होते हैं, वो इनमें लेस सोलर इंसुलेशन देखने को मिलता है। हॉट समर्स तो इसमें भी होता है बिकॉज ऑफ द लू विंड्स एंड कोल्ड विंटर्स ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यार। मॉडरेट विंटर्स होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, बट जो ऊपर वाले होते हैं उसमें क्या होता है, कोल्ड विंटर्स होता है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये लैटिट्यूडनल लोकेशन डिटरमाइन करता है क्लाइमेट। दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी की बात करें जो कोस्टल रीजन्स हैं उनका एक तरह से इक्वेबल या फिर मैराइन क्लाइमेट देखने को मिलता है। एंड जो इंटीरियर रीजन है उसमें एक्सट्रीम या फिर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलता है। मानसून की जो फर्स्ट विंड है वो कोस्टल एरियाज में पहले आता है, मतलब उनमें गुड रेनफॉल को इंश्योर करता है। तीसरा जो है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमारे पास ये ईस्ट टू वेस्ट अगर हम जाएं इंडो गैंगेटिक प्लेन से यहाँ पे, तो क्या होता है मॉइस्चर एग्जॉशन की वजह से यहाँ पे क्या होते जाता है, रेनफॉल कम होते जाता है। पंजाब एंड हरियाणा जो है ये एक तरह से अवॉइड डेजर्टिफिकेशन, वहाँ पे पानी कम गिरता अगर विंटर के समय उनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पानी नहीं मिलता तो वो एक तरह से डेजर्ट ही बन जाते वो भी। चौथा जो हिमालयाज़ है वो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डिटरमाइनिंग फैक्टर है क्लाइमेट का। कैसे भाई, बिकॉज हिमालयाज एक्ट एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया यार। जो कोल्ड एंड ड्राई विंड्स जो कि साइबेरिया से आ रहे हैं उनको ब्लॉक करता है यार हमारे पास। एंड ऑल्सो मानसून के लिए यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल कस करता है। कैसे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, जो मॉइस्ट एंड वार्म एयर है वो ऊपर राइज करता है, फोर्स टू राइज ओवर एक हाई एरियाज, जिसकी वजह से बादल का फॉर्मेशन होता है, एयर कूल्ड एंड कंडेंस फॉर्मिंग क्लाउड्स, इट रेन यार। एंड जो एयर है वो डिसेंड करता है एंड वार्म एयर जो है उस साइड अपोजिट साइड डिसेंड करता है एंड बिकम ड्रायर। तो जो अपोजिट साइड उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, और जिधर बह रहा है जिधर बादल बन रहे हैं उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। सो दिस लीवर्ड साइड इज द रेन शेडो एरिया। विदाउट द हिमालयाज हमारे पास नॉर्थ इंडिया जो था वो डेजर्ट बन जाता बिकॉज कोई बारिश नहीं हो पाती यार। टकरा के कहाँ जाता, मानसून विंड चला जाता वापस, कहीं टकराता नहीं तो बारिश कैसे होती। सो हिमालयस डाइवर्ट द बे ऑफ बंगाल मानसून विंड इनटू टू ब्रांचेस, एक टूवर्ड द नॉर्थ वेस्ट एंड एक टूवर्ड द साउथ ईस्ट। ठीक है, ये विंडवर्ड साइड है, ये लीवर्ड साइड है। पांचवा जो कि क्लाइमेट का इफेक्ट करता है इट इज द फिजियोग्राफी यार, है ना। फिजियोग्राफी डिटरमाइंस द एनुअल रेनफॉल बेस्ड ऑन रिलीफ। लाइक जो विंडवर्ड साइड है, लाइक वेस्टर्न घाट की बात करें वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। जो लीवर्ड साइड होता है अपोजिट टू दी विंडवर्ड साइड, वहाँ पे सेमी एरिड रीजन देखने को मिलता है रेन शेडो इफेक्ट की वजह से। लाइक इंटीरियर ऑफ द महाराष्ट्र एंड तेलंगाना यार, बिकॉज दे आर ऑन द रेन शेडो, दे आर दी ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। राजस्थान एंड गुजरात रिसीव स्कैंटी रेनफॉल ड्यू टू, बिकॉज यहाँ पे जो मानसून की विंड है वो एक तरह से पैरेलल चली जाती हैं, टकराती नहीं है बादल से, मतलब बादल जो है पहाड़ से टकराएंगे नहीं तो बारिश कैसे होगी। सो पैरेलल मानसून विंड अलोंग द अरावली इसीलिए एक तरह से ये स्कैंटी रेनफॉल देखने को मिलता है द लेक ओरोग्राफिक बैरियर। थार डेजर्ट के फॉर्मेशन की बात करें तो कोई सिग्निफिकेंट वर्टिकल विंड मूवमेंट देखने को नहीं मिलता, कोई कन्वेक्शन सेल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बारिश नहीं देखने को मिलती यार। सो दिस आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ड्यूरिंग द विंटर्स। हाई रेनफॉल जो खासी हिल्स में देखने को मिलता है, चेरापूंजी एंड मिजोरम जो कि खासी हिल्स में लाई करता है। हैवी रेनफॉल क्यों, बिकॉज विंड फनल बिटवीन लैंड मासेस, जो लैंड मासेस हैं जो पहाड़ है उसके बीच में ये जमीन जो बादल जो है वो मानसूनल विंड फंस जाते हैं। फनलिंग इफेक्ट ऑन क्लाउड्स, ओरोग्राफिक अपलिफ्टमेंट अगेंस्ट द खासी हिल्स, ऊपर जाते हैं और बादल बनता है इसीलिए यहाँ पे बारिश होती रहती है। सिक्स इज मानसूनल विंड्स जो है वो हमारे पास क्लाइमेट ऑफ इंडिया को अफेक्ट करते हैं। साउथ वेस्ट मानसून इट ब्रिंग मोस्ट रेनफॉल, या नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है इट ब्रिंग्स रेनफॉल इन तमिलनाडु एंड द कोस्टल रीजन्स ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। एंड की फीचर्स की बात करें तो ये सडन ऑनसेट होता है मानसून यार, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता है, सीजनल विंड रिवर्सल देखने को मिलता है एंड ग्रेजुअली रिट्रीट कर जाता है। इस तरह से धीरे धीरे आता है, यहाँ से इसे जाता है, धीरे धीरे वापस से रिट्रीट कर जाता है। सातवां जो फैक्टर जो कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया को अफेक्ट करता है इट इज़ दी अपर एयर सर्कुलेशन। जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जो कि समर में देखने को मिलता है एंड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि विंटर में देखने को मिलता है। तो ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ईस्ट से बहता है, इसीलिए हमने क्या बोला ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोला।
ठीक है। इट फैसिलिटेट द ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून ड्यू टू हीटिंग ऑन द तिब्बतन प्लेट्यू। एंड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है इट ब्रिंग्स व्हाट, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इट्स ब्रिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस टू नॉर्थ इंडिया, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश के समय मतलब विंटर के समय रेन देखने को मिलता है, कहीं कहीं पे स्नोफॉल भी होता है। आठवां जो फैक्टर है जो कि इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है इट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। यार हमने देखा जो वेस्टर्लीज हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ड्यूरिंग द विंटर दे ब्रिंग रेनफॉल। सो फ्रंटल साइक्लोन्स जो ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरियन रीजन से, है ना, उसको हम यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। दे कॉज विंटर रेनफॉल इन प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन हिल्स यार, है ना। कोल्ड वेव्स जो आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में हमको देखने को मिलते हैं ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इंपॉर्टेंस ये है बिकॉज जो बारिश होती है वो रबी क्रॉप लाइक वीट एंड बार्ले के लिए बेनिफिशियल होती है पंजाब एंड हरियाणा वाले रीजन में। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं वो भी क्लाइमेट ऑफ इंडिया को अफेक्ट करता है, लाइक जो बे ऑफ बंगाल में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट करते हैं अरेबियन सी में। सो सीजनल अकरेंस देखने को मिलता है भाई। लो इंटेंसिटी साइक्लोन्स जो है वो साउथ वेस्ट मानसून के समय देखने को मिलते हैं, एंड हाई इंटेंसिटी साइक्लोन्स जो है वो डिटेटिंग मानसून के समय देखने को मिलते हैं अक्टूबर नवंबर में। ज़्यादातर जो डेडली मानसून साइक्लोन्स जो डायरेक्ट जो साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं डेडली, वो अक्टूबर टू नवंबर मंथ में देखने को मिलता है। एंड ये साइक्लोन इनका सिग्निफिकेंट वेदर चेंजेस एंड पेनिनसुलर एंड ईस्टर्न कोस्ट में इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ इंडिया का अफेक्ट करती हैं, तो एल नीनो, ला नीना एंड एनसो। एल नीनो इज द वार्मर फेस, एल नीनो इज द वार्मर फेस सो रिड्यूस रेनफॉल होता है, वार्मर फेज ऑफ एलिनो साउदर्न ऑसिलेशन यार, ठीक है। एलिनो की वजह से कम रेनफॉल होता है यहाँ पे इंडिया में। सो इंक्रीज चांसेस ऑफ साइक्लोन इन अरेबियन सी एंड लीड टू ड्रॉट यार। लानिना की वजह से एनहांस मानसूनल रेनफॉल इन द बे ऑफ बंगाल साइक्लोन्स के चांसेस को बढ़ा देता है, एंड इट सप्रेस दिस अरेबियन सी साइक्लोन चांसेस। एंड लानिना की वजह से यहाँ पे फ्लड्स भी देखने को मिलता है। एंड सो दैट इज एलिनो साउदर्न ऑसिलेशन जो है एक ओशन एटमॉस्फेरिक इंट्रैक्शन है एलिनो एंड लानिना इवेंट्स का। इट इन्वॉल्व चेंजेस इन दी सी सरफेस टेम्परेचर एंड दी प्रेशर पैटर्न जो कि पैसिफिक में देखने को मिलता है। जो ईस्टर्न पैसिफिक में यहाँ पे हमारे पास कोल्ड वाटर एक्यूमुलेट होता है जनरली, एंड जो वेस्टर्न पैसिफिक है वहाँ पे वार्म वाटर, ज़्यादा वार्म वाटर एक्यूमुलेट हुआ, ट्रेड विंड स्ट्रांग हो जाते हैं, तो उसके वजह से हमारे पास ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है यार, लानिना कंडीशन, ठीक है, विच इज़ दी वार्म फेज। कूल फेज में यहाँ पे बीच में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास अगर पैसिफिक ओशन हो गया तो बीच में या फिर जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे वार्म वाटर देखने को मिलता है, तो उसके वजह से बारिश कहाँ होती है, पेरू वाली कोस्ट में, और ड्रॉट देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट एंड इंडिया के अंदर। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट जो फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर्स की एंड मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर। मैकेनिज्म कैसा है विंटर, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सरफेस प्रेशर एंड विंड्स की बात करें विंटर में, तो एक हाई प्रेशर सेंटर डेवलप करता है नॉर्थ के अंदर हिमालयस के इन विंटर, जिसकी वजह से इंडिया का वेदर इन्फ्लुएंस होता है। ड्राई कॉन्टिनेंटल विंड्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया से बहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एंड दिस विंड इंटरेक्ट विद ट्रेड विंड्स यार ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया विद द कॉन्टैक्ट जोन ओकेजनली शिफ्टिंग ईस्टवर्ड टू द मिडिल गंगा वैली। कभी कभी ये मिडिल गंगा वैली तक भी कॉन्टैक्ट पहुंच जाता है। जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन की बात करें तो नियर द सरफेस जो वेदर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सरफेस प्रेशर यार, वाइल अपर एयर सर्कुलेशन में वो खुद से इंडिपेंडेंटली वो ऑपरेट करता है। जो वेस्टर्ली विंड्स जो कि डोमिनेट करते हैं लोअर ट्रोपोस्फियर को अराउंड 9 to 13 किलोमीटर ओवर दी वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्लीज डोमिनेट करते हैं जो कि वेस्ट से बहते हैं। तिब्बतन हाईलैंड के अंदर जो जेट स्ट्रीम है वो बाइफरकेट कराते हैं इनटू द नॉर्दर्न ब्रांच दैट फ्लोज टूवर्ड द तिब्बत एंड द साउदर्न ब्रांच दैट फ्लोज टू द हिमालयाज यार, साउथ ऑफ द हिमालयाज। जो ये हिमालयाज हैं सपोज इसके साउथ में और इसके नॉर्थ में, अफेक्टिंग विंटर वेदर इन इंडिया। जो साउदर्न ब्रांच है हिमालय से जो साउथ जाता है वो हमारे पास इंडियन विंटर को अफेक्ट करता है। नाउ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो कि हमको मेडिटेरियन सी से देखने को मिलते हैं वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के द्वारा इंडिया में लाया जाता है, जो कि नाइट टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ा देता है, तो मतलब मॉडरेट विंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बारिश भी अपने साथ लाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो विंटर्स में ओवर दी बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशियन इम्पैक्टिंग तमिलनाडु जो साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं वो आंध्र प्रदेश उड़ीसा को अफेक्ट करते हैं, एंड ये हाई विंड स्पीड एंड हैवी रेन लाते हैं।
हमने बात की और मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर की। नाउ मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर की बात करें, जो सरफेस प्रेशर है और विंड है वो कैसा होता है भाई। विंड सर्कुलेशन जो है ये सन के नॉर्थवर्ड शिफ्ट के साथ यहाँ पे रिवर्स कर जाता है समर में, ठीक है। एंड बाय मिड जुलाई इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इट मूव्स नॉर्थवर्ड यार। सपोज ये इंडिया है तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ पे पहुँच जाता है। विंड सर्कुलेशन इट रिवर्स सन नॉर्थ हो, सन जो है समर में क्या होगा, टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा इस प्रकार से। विंटर में कैसा था भाई, सन जो था वो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर ऐसे था। तो आई टी सी जेड ऊपर चला जाता है तो आई टी सी जेड अट्रैक्ट वॉट, जब ये ऊपर जाता है तो लो प्रेशर क्रिएट करता है यहाँ पे, तो ये मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है हमारे टाइम जो ट्रॉपिकल एयर है उसको अट्रैक्ट करता है साउदर्न हेमिस्फीयर से लीडिंग टू द साउथ वेस्ट मानसून यार। जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन की बात करें तो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है दे विड्रॉ फ्रॉम इंडिया एज आई टी सी। जब ये आई टी सी जेट जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो जब नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है तो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो चले जाते हैं। एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम दैट फ्लोज ओवर साउदर्न इंडिया इन जून विथ स्पीड अप टू 90 किलोमीटर पर आवर, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ पे बहता है। बाय अगस्त यार जो इट शिफ्ट टू 15 डिग्री नॉर्थ एंड सितंबर 22 डिग्री नॉर्थ तक शिफ्ट हो जाता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ना ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होते हैं यहाँ पे जो ईस्ट से बहते हैं दे स्टीयर ट्रॉपिकल डिप्रेशंस यार, तो जो कि क्रूशियल है फॉर दी मानसून रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन इंटेंसिटी की बात करें जो डिप्रेशन बन रहा है इट डिटरमाइंस द रेनफॉल पैटर्न ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। सो ये हमने बात की अबाउट दी मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर एंड मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी नेचर ऑफ इंडियन मानसून की। सबसे पहले तो बात करते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून की कि मानसून आता कैसे है। मैकेनिज्म की बात करें तो देखो भाई 3-4 मैकेनिज्म है जिसकी वजह से यहाँ पे मानसून आता है। एक तो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी ड्यूरिंग द समर, एक है आई टी सेट का जो नॉर्थवर्ड शिफ्ट है एंड जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ये 3 कारण है। तो पहला जो है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी ड्यूरिंग द समर, तो यहाँ पे लैंड है यहाँ पे सी है, यहाँ पे लैंड यहाँ पे सी। सो इसकी वजह से एक लो प्रेशर बनता है एरिया ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यार, क्योंकि ज़मीन ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। एंड हाई प्रेशर जो बनता है वो इंडियन ओशियन में बनता है बिकॉज ठंडा जल्दी गर्म कौन होगा, लैंड। दूसरा जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये हमारे पास साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है दे आर डिफ्लेक्टेड साउथ वेस्ट, जो इस प्रकार से साउथ ईस्ट की तरफ आ रहे थे इक्वेटर के नीचे है ना नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फेयर में, वो क्या हो जाते हैं ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन ले लेते हैं आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर। एंड आई टी सी जेट जो है वो भी हमारे पास जब ये नॉर्दर्न शिफ्ट होता है इट इज़ लिंक टू, ठीक है, विड्रॉल ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड द ऑनसेट ऑफ द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि ईस्ट से इस प्रकार से 15 डिग्री नॉर्थ से ट्रिगर होते हैं है ना, जो कि मानसून बर्स्ट को एक प्रकार से लाता है। प्रोग्रेशन की बात करें तो साउथ वेस्ट मानसून रीचेस केरला बाई, जो साउथ वेस्ट मानसून जो यहाँ पे जा रहा था ये केरला पहुँच जाता है जून 1 तक है ना, एंड मूव टू मुंबई कोलकाता बाई जून 10 to 13 एंड क्रॉस दी सब कॉन्टिनेंट बाई मिड जुलाई यार, ठीक है। एंड रेन ब्रिंगिंग सिस्टम की बात करें तो बे ऑफ बंगाल करंट होता है, कैरेबियन सी करंट होता है, जो बे ऑफ बंगाल करंट है इट कॉज रेनफॉल ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स यार। एंड अरेबियन सी करंट जो है इट ब्रिंग्स रेनफॉल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया, ठीक है। यहाँ पे 2 करंट होते हैं, एक यहाँ पे इस प्रकार से अरेबियन सी वाला, एक बे ऑफ बंगाल वाला, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल वाला इधर बारिश लाता है, ये वाला वेस्टर्न वाले पार्ट में सेंट्रल इंडिया में बारिश लाता है, ठीक है। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में कौन आता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है भाई। इस प्रकार से बे ऑफ बंगाल ब्रांच अगर ये जा रहा है तो इस प्रकार से हमें बारिश लाता है। और ये नॉर्दर्न मतलब जो अरेबियन सी ब्रांच है ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये अरेबियन सी ब्रांच है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेनफॉल की बात करें तो जो ऑफशोर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है अवे फ्रॉम द शोर, ठीक है, ऑफशोर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है वो अफेक्ट करते हैं। ऑल्सो दी इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम का पोजीशन कैसे है यार अलॉन्ग दी साउथ अफ्रीकन जो मतलब अफ्रीकन ईस्टर्न कोस्ट में क्या है यहाँ पे इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम का, उसका वो भी अफेक्ट करते हैं यहाँ पे रेनफॉल को। पैटर्न की बात करें तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो कि बनता है बे ऑफ बंगाल के अंदर वो वेरी करता है हर साल।
सो इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय ITCZ यार, जिसको मानसून ट्रफ भी बोलते हैं, उसके ऑसिलेशन से ये अफेक्ट होता है। एंड रेन डिक्रीज की बात करें तो हम जैसे यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, है ना, अगर हम यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट जाएं वेस्टर्न कोस्ट में, तो वेस्ट टू ईस्ट ये डिक्रीज करता है, एंड साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट ये डिक्रीज करता है। अगर हमारे पास यहाँ पे साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएं, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएं, तो ये डिक्रीज करता है इन दी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड दी नॉर्दर्न पेनिनसुला। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट ब्रेक इन दी मानसून की। एक ड्राई स्पेल देखने को मिलता है इन दी मानसून, व्हेन रेनफॉल जो है कुछ हफ्तों के लिए यहाँ पे रुक जाता है, इसको बोलते हैं ब्रेक इन दी मानसून। कारण क्या होता है, इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यू टू दी इन्फ्लुएंस ऑफ द रेन बियरिंग स्टॉर्म्स अलोंग द ITCZ, इन्फ्लुएंस ऑफ द रेन बियरिंग क्लाउड जो कि ITCZ के अलॉन्ग होते हैं, इसकी वजह से रुक जाता है। अलोंग दी वेस्ट कोस्ट यार, जो विंड्स हैं वो पैरेलल चले जाते हैं कोस्ट लाइन के कभी कभी, तो उसके वजह से यहाँ पे रेन नहीं होता। नॉर्दर्न इंडिया में ITCZ का जो स्टॉर्म है ना, इन्फ्लुएंट जो हो जाते हैं रेन बियरिंग क्लाउड जो है अलोंग द ITCZ जो है इनफ्रीक्वेंट हो जाते हैं। ITCZ के अराउंड जो रेन बियरिंग क्लाउड है उसके वजह से ब्रेक देखने को मिलता है, एंड जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे ये पैरेलल टू दी कोस्ट लाइन चले जाते हैं। इसलिए तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट ऑनसेट ऑफ द मानसून की, मैकेनिज्म, प्रोग्रेशन, रेन बियरिंग सिस्टम, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेनफॉल पैटर्न एंड ब्रेक इन द मानसून की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द साउथ वेस्ट मानसून सीजन की। तो ये जून से मिड समर तक इसका ड्यूरेशन होता है यार, जिसको हम हॉट वेट सीजन भी बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून सीजन को। एक साउथ वेस्ट मानसून सीजन होता है, एक रिट्रीटिंग मानसून या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन होता है। तो पहले हम बात करेंगे साउथ वेस्ट मानसून सीजन की। सबसे पहले हम बात करें ऑनसेट की, तो राइजिंग टेम्परेचर, जो मई में जब टेम्परेचर बढ़ता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, तो जो लो प्रेशर कंडीशन है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर वो इंटेंसीफाई होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ITCZ जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है, अट्रैक्ट करता है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को फ्रॉम दी साउदर्न हेमिस्फीयर। ये इस तरह से अट्रैक्ट करता है, लो प्रेशर बनेगा तो हमेशा है एयर को अट्रैक्ट करता है, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर से अट्रैक्ट किया, दिस विंड अक्रॉस इक्वेटर, है ना, ये क्रॉस करते हैं इक्वेटर को, एंड जो मॉइस्चर्स हैं, ठीक है, सपोज ये इक्वेटर हो गया, यहाँ पे बादल है, यहाँ मॉइस्चर को लाता है ना, वार्म ओशन करंट से, एंड टर्न साउथ वेस्टर्ली। तो ये मॉइस्चर को ला के यहाँ पे क्या करता है, पहाड़ से जब टकराते हैं तो बारिश कराता है। सो टेम्परेचर की बात करें तो वेस्ट ऑफ अरावली जो है ये हमारे पास, ये वेस्ट ऑफ अरावली जो है ये टेम्परेचर हाई होता है 38 to 40 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू द लैक ऑफ क्लाउड एंड हॉट कॉन्टिनेंटल एयर देखने को मिलता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट जो होते हैं वो कूलर होते हैं, बिकॉज यहाँ पे वेस्टर्न घाट में रेनफॉल देखने को मिलता है यार। तमिलनाडु एंड एडजॉइनिंग आंध्र प्रदेश में अबव 30 टेम्परेचर होता है, यहाँ पे रेनफॉल कम होता है, ठीक है। सडन ऑनसेट ऑफ मानसून जो है वो लोअर कर देता है टेम्परेचर को बाय 3 to 6 डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट करता है ओवर अदर सीजन, ठीक है, मोर कंपेयर टू अदर सीजन। यहाँ पे टेम्परेचर जो है मानसून सीजन में ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, एंड टेम्परेचर राइज देखने को मिलता है सितंबर में एज मानसून रिट्रीट यार, एंड ऑल्सो इट इंक्रीज ड्यूरिंग मानसून ब्रेक्स, ठीक है। जो डायगोनल टेम्परेचर रेंज होता है इज स्मॉल ड्यू टू क्लाउड एंड रेन, मतलब दिन और रात में टेम्परेचर जो रेंज है वो कम होता है बिकॉज क्लाउड और रेन होता है यहाँ पे। प्रेशर एंड विंड की बात करें तो लो प्रेशर ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर वो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो ITCZ है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको हम मानसून ट्रफ भी बोलते हैं, वो शिफ्ट करता है अलॉन्ग दी गंगा प्लेन। उसकी वजह से यहाँ पे और लो प्रेशर डेवलप करता है, इसीलिए जो इक्वेटर के पास से जो ट्रेड विंड है साउथ ट्रेड विंड को उसको अट्रैक्ट करता है। प्रेशर इंक्रीज साउथवर्ड, है ना, दैट जिसकी वजह से विंड ब्लोट करता है फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट ओवर द पेनिनसुलर इंडिया। विंड चेंजेस डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट इन इंडो गंगेटिक प्लेन, ठीक है, ये जो इंडो गंगेटिक प्लेन है वहाँ से ईस्ट टू वेस्ट इस प्रकार से डायरेक्शन चेंज करता है। ये देखो भाई इस प्रकार से यहाँ पे ये हमको देखने को मिलता है। सो रेनफॉल की बात करें, कंट्रीब्यूट 75% जो एनुअल रेनफॉल होता है वो उसी मानसून साउथ वेस्ट मानसून के वजह से होता है, एंड प्लेन जो है 87% जो रेनफॉल है ईयर का वो इसी मानसून से रिसीव करते हैं। एंड एडवांस फास्टर इन बे ऑफ बंगाल देन अरेबियन सी, ये जो साउथ वेस्ट मानसून है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच होता है, हमारे पास अरेबियन सी ब्रांच होता है। जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच होता है वो फास्टर एडवांस करता है, आगे जल्दी बढ़ता है। मानसून बर्स्ट किसको बोलते हैं, सडन रेन जो थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग के साथ हमको देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मानसून बर्स्ट बोलते हैं।
जो मानसून विंड है वो स्प्लिट किया जाता है इन 2 ब्रांचेस, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड एक अरेबियन सी ब्रांच। ये जो है अरेबियन सी ब्रांच है, ये हमारे पास बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। जो अरेबियन सी ब्रांच होता है ये वेस्टर्न घाट इफेक्ट की अगर हम बात करें, सो जो विंड है इट राइज अलोंग दी वेस्टर्न घाट्स कूल एंड कज हैवी रेनफॉल ऑन दी विंडवर्ड साइड। मतलब ये बादल है, मतलब ये पहाड़ के जिस साइड से बादल मतलब हवा बह रही है उधर बादल को टकराते हैं और बारिश होती है। इट इज कॉल्ड एज द विंडवर्ड साइड एंड दिस इज कॉल्ड एज द लीवर्ड साइड। एंड लीवर्ड साइड में बारिश नहीं होती, सो यहाँ पे रेन शेडो इफेक्ट देखने को मिलता है। सो रेन शेडो इफेक्ट रिजल्ट इन लो रेनफॉल ईस्ट ऑफ द घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट का ये वेस्ट साइड हो गया, ये ईस्ट साइड है, तो ईस्ट साइड में कम बारिश होती है। सेंट्रल इंडिया एंड गंगा प्लेन्स की बात करें तो एक ब्रांच जो है वो नॉर्थ की तरफ चला जाता है भाई, अरेबियन सी का ही। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ की तरफ चला जाता है, कजिंग रेनफॉल अलॉन्ग द नर्मदा एंड तापी वैली। एंड ये इसी से करते करते छोटा नागपुर प्लेट्यू तक चला जाता है। एंड इट मर्ज विद द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ओवर गंगा प्लेन्स। ठीक है, इधर से बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इधर से अरेबियन सी ब्रांच, दोनों गंगा प्लेन्स के ऊपर मर्ज कर जाते हैं। राजस्थान एंड पंजाब की बात करें तो अनदर ब्रांच जो है वो सौराष्ट्र रीजन, कच्छ रीजन, राजस्थान में थोड़ा थोड़ा बारिश लाता है, बिकॉज ये अरावली के पैरेलल चले जाते हैं इसीलिए ज़्यादा बारिश नहीं लाता। जॉइंस द बे ऑफ बंगाल ब्रांच इन पंजाब एंड हरियाणा, कजिंग रेनफॉल इन वेस्टर्न हिमालयाज। ना दूसरा जो है बे ऑफ बंगाल ब्रांच ये हिट करता है म्यांमार एंड साउथ ईस्ट बांग्लादेश को, बट जो अरकान हिल्स है उसको डिफ्लेक्ट करते हैं टूवर्ड इंडिया। सपोज ये इंडिया हो गया, दूसरा ब्रांच यहाँ से म्यांमार और बांग्लादेश गया, बट यहाँ पे जो माउंटेन्स है अरकान वो इसको वापस से इंडिया की तरफ भेज देते हैं। 2 सब ब्रांचेस जो हैं इसके देखने को मिलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच के। एक जो है वो वेस्टवर्ड जाता है अलॉन्ग द गंगा प्लेन जो कि पंजाब तक जाता है, एंड एक जो है नॉर्थवर्ड जाता है इनटू द ब्रह्मपुत्र वैली, कजिंग हैवी रेन इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये हमारे पास इंडिया हो गया, तो ये जो इधर से गया तो इसके 2 ब्रांच होते हैं, इधर से एक टूट जाता है और इधर जाके ब्रह्मपुत्र को जाके मतलब ब्रह्मपुत्र जो नदी है उधर नॉर्थ ईस्ट में बारिश करता है, और एक जो है यहाँ पे पंजाब की तरफ चला जाता है। मौसिनराम जो है जो कि मेघालय के अंदर रिसीव हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया यार, दुनिया में सबसे बारिश होती है अराउंड 1200 सेंटीमीटर का, क्योंकि यहाँ पे जो काशी हिल्स हैं उससे ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून के जो ब्रांच है वो ट्रैप हो जाता है यहाँ पे बिटवीन द माउंटेन्स, जिसकी वजह से बार बार बारिश होती है। तमिलनाडु जो है इस साउथ वेस्ट मानसून से क्या होता है यहाँ पे उतना बारिश नहीं मिलता, बिकॉज ये पैरेलल चले जाते हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है इसके पैरेलल चला जाता है तमिलनाडु के। सो इट लाइज इन ऑल्सो द रेन शेडो एरियाज ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच। तो दोनों के बे ऑफ बंगाल से भी बारिश नहीं होती और अरेबियन सी से बारिश नहीं होती। तमिलनाडु जो है वो ड्राई होता है ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हम मानसून रेनफॉल की बात करें तो सीजनल रेनफॉल होता है, मतलब जून टू सितंबर में ही होता है मानसून का रेनफॉल यार। टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब जो विंडवर्ड स्लोप है वहाँ पे बारिश होती है यार, है ना। एंड जो लीवर्ड साइड है वहाँ बारिश नहीं होती। लाइक नॉर्थ ईस्ट हिल्स की बात करें तो उसके विंडवर्ड साइड में जहाँ से हवा बह रही है उधर ही साइड बारिश होती है, अपोजिट साइड जो है ड्राई रहता है। वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो ओनली दी विंडवर्ड साइड जो है वहाँ पर हमको बारिश देखने को मिलती है, लीवर्ड साइड जो है वो ड्राई रहता है। रेनफॉल डिक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस जितना दूर जाते जाता है उसके साथ डिक्रीज होता है। सपोज ये इंडिया हो गया, सी से हम दूर जाते जा रहे हैं तो रेन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। एंड अकर इन वेट स्पेल्स यार, हमारे पास जो रेनफॉल है वो वेट स्पेल्स में देखने को मिलता है। इंटरप्टेड बाई रेनलेस ब्रेक्स, बीच में हमको क्या मिलते हैं, कुछ ब्रेक्स मिलते हैं ड्यू टू साइक्लोनिक डिप्रेशंस। एंड हैवी डाउनपोर जो कि रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन के द्वारा हमको देखने को मिलता है, बारिश की वजह से रन ऑफ है ना एंड सॉइल इरोजन भी देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंट स्पेशल वेरिएशन है रेनफॉल में, कहीं पे बहुत ज़्यादा कहीं पे बहुत कम। क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर है भाई ये रेन, मानसून जो है 75% जो इंडिया से रेनफॉल होता है वो मानसून सीजन में होता है, और एग्रीकल्चर बहुत डिपेंडेंट है मानसून के ऊपर। डिलेड ऑनसन की वजह से क्रॉप साइकिल को अफेक्ट होता है। इरेगुलरिटी इन द मानसून विड्रॉल जो है वो हार्म कर सकता है क्रॉप्स को। सो ये हमने बात की अबाउट दी साउथ वेस्ट मानसून सीजन की। साउथ वेस्ट मानसून के बाद हम बात करते हैं अबाउट द रिट्रीटिंग मानसून सीजन की। जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका विड्रॉल हमको देखने को मिलता है यार, जो साउथ वेस्ट मानसून आ गया था ये धीरे धीरे विड्रॉ करता है, इसको हम रिट्रीटिंग मानसून या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून होते हैं। बिकॉज जो साउथ वेस्ट मानसून है इट वीकन्स बाय लेट सेप्टेम्बर एज लो प्रेशर ट्रफ जो है वो साउथवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये हमारे पास पहले ITC जो था वो नॉर्थवर्ड था, वो धीरे धीरे साउथवर्ड शिफ्ट होता है, तो इसीलिए रिट्रीट करता है।
वेदर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे क्लियर स्काइज, राइजिंग टेम्परेचर देखने को मिलता है, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जिसकी वजह से वेदर जो है एक तरह से ऑप्रेसिव हो जाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता यार, इसको हम अक्टूबर हीट बोलते हैं ना, चिपचिपा सा महसूस होता है। मिड अक्टूबर ऑनवर्ड यहाँ पे रैपिड टेम्परेचर ड्रॉप देखने को मिलता है, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया। ड्राई वेदर देखने को मिलता है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। एंड जो ईस्टर्न जो पेनिनसुला इट गेट रेनफॉल, ये जो ईस्टर्न पेनिनसुला यहाँ पे रेनफॉल होता है ड्यू टू दी इरिटेटिंग मानसून। प्रेशर एंड विंड पैटर्न्स की बात करें, ये विड्रॉल हो रहा है यहाँ पे। प्रेशर एंड विंड पैटर्न्स की बात करें तो जो नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑनसेट होता है इज ग्रेजुअल एंड अनडिफाइंड, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से जो है तो धीरे धीरे आता है भाई और अनडिफाइंड होता है। विंड डायरेक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल प्रेशर कंडीशन। साइक्लोन ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून हमको देखने को मिलते हैं यार, तो बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं रिट्रीटिंग मानसून के समय देन द अरेबियन सी। पीक साइक्लोनिक एक्टिविटी हमारे पास अक्टूबर टू मिड नवंबर देखने को मिलता है इन द बे ऑफ बंगाल। एंड जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके वजह से जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड कुमाऊं हिल्स, वहाँ पे रेन एंड स्नो देखने को मिलता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है वो मेडिटेरियन के रीजन से लाते हैं जहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का ड्यू टू फ्रंट्स। नाउ बे ऑफ बंगाल साइक्लोन से अगर हम बात करें तो 55% जो इफेक्ट होता है इंडियन कोस्ट को, है ना, वो किससे देखने को मिलता है, बे ऑफ बंगाल साइक्लोन से। लाइक ये तमिलनाडु, है ना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को अफेक्ट करता है। एंड ये 8 डिग्री टू 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में हमारे पास देखने को मिलता है अक्टूबर के समय। एंड सम क्रॉस कर जाते हैं अरेबियन सी को एंड री इंटेंसीफाई कर जाते हैं इनटू स्टॉर्म्स। इस प्रकार से ऐसे करते करते फिर से री इंटेंसीफाई कर जाते हैं। एंड जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो अंडमान सी के ऊपर बनता है वो वाइड स्प्रेड रेन कस करता है यार यहाँ पे। एंड ये किधर जाता है, इट मूव टू दी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इनिशियली देन रिकर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। पहले कहाँ आता है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने लग जाता है इस प्रकार से। चल छत पे सोते हैं, हमारी ट्रिक क्या है, चल छत में सोते हैं। तो साइक्लोन्स जो हैं क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर, तो साइक्लोन्स एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। याद रखना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घूमते घूमते चले जाते हैं। कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड है ये राइट मूव करता है टूवर्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये हमने बात की बे ऑफ बंगाल साइक्लोन्स की। नेक्स्ट अगर हम अरेबियन सी के साइक्लोन्स की बात करें तो वो किस लैटिट्यूड में बनते हैं यार, 12 डिग्री नॉर्थ टू 17 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके इस समय अक्टूबर में बनता है। एंड 8 डिग्री टू 13 डिग्री नॉर्थ ये नवंबर में डायरेक्ट, है ना, ये समय है यहाँ पे, मतलब लैटिट्यूड है। एंड ये कहाँ मूव करता है यार, जो अरेबियन सी साइक्लोन है वो नॉर्थ वेस्ट मूव करता है इस प्रकार से अवे फ्रॉम द कोस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट इस प्रकार से मूव करता है, ठीक है। विथ 25% जो है रिकर करता है टुवर्ड द महाराष्ट्र एंड गुजरात। एंड ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैं दे आर लेस फ्रीक्वेंट इन द अरेबियन सी, ज़्यादा जो खतरनाक होते हैं वो बे ऑफ बंगाल वाले साइक्लोन्स होते हैं। प्रिसिपिटेशन की बात करें मोस्ट ऑफ इंडिया जो है ड्राई वेदर देखने को मिलता है। इस जो रिडिटिंग मानसून है उसमें ह्यूमिडिटी रिड्यूस हो जाता है, क्लाउड कवर कम होता है। बट तमिलनाडु एंड साउथ आंध्र प्रदेश जो है उस वहाँ पे बारिश होती है यार। मेन रेनी सीजन जो है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, साउथ आंध्र प्रदेश में वो अक्टूबर टू नवंबर में देखने को मिलता है ड्यू टू मॉइस्चर लेडन विंड जो बे ऑफ बंगाल से आते हैं। ऑल्सो केरला एक्सपीरियंस दी सेकेंडरी रेनी पीरियड इस रीजन में, इसलिए डेंस वेजिटेशन कवर देखने को मिलता है बिकॉज केरला में दोनों तरफ से नॉर्थ ईस्ट मानसून एज वेल साउथ वेस्ट दोनों से बारिश होती है। नाउ चेंजिंग मानसून पैटर्न इन इंडिया की बात करें जो कि 1982 से 2022 तक की हम बात करें तो एक स्टडी ने बताया कि पैन इंडिया जो तहसील लेवल पे एनालिसिस हुआ मानसून ट्रेंड का, उसमें साउथ वेस्ट मानसून जो कि जून टू सितंबर है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने जो है उसको साउथ वेस्ट मानसून, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो 3 महीने हैं वो नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो फोकस ऑन लास्ट डिकेड की बात करें तो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने स्टेटिस्टिकल डाटा दिया। इसी की फाइंडिंग्स की बात करें तो एक रेनफॉल की वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई, मतलब 23% डिस्ट्रिक्ट जो है वो
वो डेफिशिएंट हो चुके हैं, एंड एक्सेसिव रेनफॉल ईयरली, मतलब कभी बहुत ज़्यादा बारिश कभी बहुत ज़्यादा कम, लाइक न्यू दिल्ली, जयपुर, कच्छ। तो डेफिशिएंट भी हैं, एक्सेसिव रेनफॉल भी देखने को मिलता है। साउथ वेस्ट मानसून ट्रेंड की बात करें तो 55% तहसील में रेनफॉल इंक्रीज देखने को मिला है, अराउंड 11% में मोर देन जो है वो 10% से ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला है। 64% तहसील में हैवी रेनफॉल डेज राइज बढ़े हैं। लाइक कौन कौन से तहसील हैं जहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है रेनफॉल, या राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में बढ़ा है पानी का। एंड 11% तहसील इसमें डिक्रीज देखने को मिला, मोर देन 10% डिक्रीज, लाइक इंडो गंगेटिक प्लेन में बारिश कम हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयाज में बारिश कम हो रहा है ड्यूरिंग क्रिटिकल सोइंग मंथ्स, जहाँ पे खेती करना है उस महीने में कम बारिश हो रहा है। जहाँ पे जो रेनफॉल जो डेज हैं, हैवी रेनफॉल डेज हैं, बढ़ गए हैं भाई 64% तहसील में, लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, एकदम हैवी रेनफॉल वाले डेज जो हैं वो बढ़ गए हैं, जिससे क्या होता है भाई, फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड जो नॉर्थ ईस्ट मानसून ट्रेंड है उसकी बात करें तो उसकी वजह से भी यहाँ पे रेनफॉल जो है पहले के मुकाबले बढ़ गया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। एंड अनयूजुअल रेनफॉल राइज जो हमको देखने को मिला महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट और रिटेटिंग मानसून यार। एंड 48% जो तहसील्स हैं उसमें 10% से ज़्यादा राइज देखने को मिला इन अक्टूबर रेनफॉल, है ना। एंड ये डिले हो जाता है ड्यू टू मानसून विड्रॉ, लाइकली ड्यू टू मानसून जो है विड्रॉ धीरे धीरे हो रहा है, इसीलिए अक्टूबर के सीजन में, अक्टूबर के मंथ में भी यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलता है जो कि नहीं मिलता था पहले। तो ये हमने बात की अबाउट रिटेटिंग मानसून सीजन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द कोल्ड वेदर सीजन की। जनरल वेदरिस्टिक की बात करें तो पहले तो देखो कोल्ड वेदर सीजन हम कब को बोलते हैं, दिसंबर टू जनवरी जो होता है वो कोल्डेस्ट मंथ होते हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पे सन अपीयर करता है इक्वेटर के साउथवर्ड, इंडिया जो है नॉर्थ में लाई करता है, ये सन जो है वो कहाँ पे चला जाता है भाई, है ना, साउथवर्ड चला जाता है। इसके रेस जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ते हैं। इट बिगिंस बाय मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड वेदर मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज, लो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हाई डायरनल रेंज, है ना, स्लो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। मेरे को सबसे बेस्ट लगता है यार विंटर सीजन। इंटीरियर रीजन एक्सपीरियंस हाई डायरनल टेम्परेचर रेंज यार, ठीक है, ज़्यादा इंटीरियर में जाएंगे तो ज़्यादा डायरनल दिन और रात में ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। टेम्परेचर की बात करें तो आइसोथर्म ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इट रन पैरेलल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके 20 डिग्री जो है वो पैरेलल चलता है। साउथ ऑफ इट की बात करें टेम्परेचर अब 20 डिग्री सेल्सियस हैज़ नो डिस्टिंक्ट वेदर, लाइक केरला एंड तमिलनाडु में कोई डिस्टिंक्ट वेदर नहीं देखने को मिलता, यहाँ पे नॉर्मल हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। नॉर्थ ऑफ इट टॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जाएंगे तो मीन टेम्परेचर जो है 21 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है, तो डिस्टिंक्ट वेदर वहाँ पे विंटर वेदर देखने को मिलता है। रात में टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर देखने को मिलता है अराउंड पंजाब एंड राजस्थान में। द्रास वैली जो कि कश्मीर में है वहाँ पे तो -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि हमारे पास कोल्डेस्ट था इंडिया के अंदर 1908 में रिकॉर्डेड था ये। रीज़न फॉर एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया, क्या कारण है भाई, जो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलता है पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में, उसकी वजह से बहुत टेम्परेचर कम हो जाता है। ऑल्सो जो कोल्ड वेव जो हिमालयन स्नोफॉल की वजह से देखने को मिलता है उसकी वजह से भी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। कोल्ड विंड जो कैस्पियन सी, तुर्कमेनिस्तान से आते हैं वो भी फ्रॉस्ट एंड फॉग लाते हैं। प्रेशर एंड विंड की बात करें तो हाई प्रेशर देखने को मिलता है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर यहाँ पे, ड्यू टू लो टेम्परेचर एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो कि यहाँ पे आ रहे हैं। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हमारे पास जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लाते हैं उसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर एंड देखने को मिलता है, लो प्रेशर देखने को मिलता है साउथ इंडिया के ऊपर, जिसकी वजह से वीक नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट ईस्ट जो विंड है वो वीक हो जाते हैं। विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न हाई प्रेशर जोन टू द इंडियन ओशियन यार, एक लो प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है इसकी वजह से लाइट विंड बनता है, थोड़ा हल्की हल्की हवा चलती है। विंटर डिस्टर्बेंस जो है जो कि साइक्लोनिक डिप्रेशंस लाते हैं मेडिटेरियन सी से, ये जो डिस्टर्बेंस है वो मॉइस्चर लाते हैं कैस्पियन सी एंड पर्शियन गल्फ से, तो बारिश कराता है भाई नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। सो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम प्ले अ की रोल इन स्टीयरिंग दिस डिप्रेशंस इनटू इंडिया। रेनफॉल की बात करें तो विंटर मानसून डज नॉट ब्रिंग सिग्निफिकेंट रेनफॉल एज इट मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी, ठीक है, लैंड से सी जो हो वो उससे मूव करते हैं, इसीलिए विंटर मानसून में ज़्यादा यहाँ पे पानी देखने को नहीं मिलता। एक्सेप्शन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है लाइक पंजाब एंड हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट गेट वीक साइक्लोनिक रेनफॉल फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, एंड ये बेनिफिशियल होता है फॉर द राबी क्रॉप
कभी कभी तो जो हिमालय के जो लोअर पार्ट है वहाँ पे स्नोफॉल भी कस करता है, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं उसके वजह से। एंड सेंट्रल इंडिया में ओकेजनल विंटर रेनफॉल देखने को मिलता है। एंड विंटर रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, जैसे हमारे पास नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो ये विंटर रेनफॉल जो है वो डिक्रीज होता है। तो मानसून का डायरेक्शन जो है इस प्रकार से डिक्रीज होता है मानसून का, बट जो विंटर रेनफॉल है वो हमारे पास अपोजिट टू दी मानसून डिक्रीज होता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि हमारे पास अक्टूबर और नवंबर में देखने को मिलता है इसको हम रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। बिंग टोरेंशियल रेन इन तमिलनाडु एंड साउदर्न आंध्र प्रदेश, यहाँ पे बारिश कराता है साउदर्न कर्नाटका एंड केरला। तो मॉइस्चर फ्रॉम दी बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे ये बादल लेके आते हैं इसीलिए बारिश होती है भाई। तो हमने बात की अबाउट दी कोल्ड वेदर सीजन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी हॉट वेदर सीजन की। सो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, 30 to 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है। लो ह्यूमिडिटी होता है एंड ये प्री मानसून पीरियड के समय हमको देखने को मिलता है। मार्च टू जून यार ये हमारे पास हॉट वेदर सीजन होता है इंडिया के अंदर। टेम्परेचर राइजेस बिकॉज जो सन है वो नॉर्थवर्ड जा रहा है टुवर्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे, तो उसको से टेम्परेचर बढ़ता है। जनरल टेम्परेचर रेंज जो 30 to 32 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है अक्रॉस द पार्ट्स ऑफ इंडिया। साउदर्न इंडिया में लेस इंटेंस समर देखने को मिलता है बिकॉज ओशियन है, तो यहाँ पे इसकी वजह से मॉडरेशन देखने को मिलता है, तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्टिंक्ट समर डिस्टिंक्ट वेदर सीजन साउदर्न इंडिया में देखने को नहीं मिलता। कोस्टल रीजन सो टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम कोस्ट टू इंटीरियर। कोस्टल रीजन में हम कोस्ट से इंटीरियर की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता जाता है बढ़ता जाता है। कोस्टल एरिया में टेम्परेचर एक तरह से नॉर्मलाइज रहता है। प्रेशर एंड विंड की बात करें तो इंटेंस हीट की वजह से क्या होता है एयर प्रेशर कम होता है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, यही तो बाद में जाकर साउथ वेस्ट मानसून के बुलाता है, लो प्रेशर एरिया बनता है, इसीलिए तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड बहता है साउथ वेस्ट मानसून में। सो जो ITCZ है वो नॉर्थवर्ड मूव करता है जिसकी वजह से एक लो प्रेशर एरिया बनाता है यार, है ना। एक मानसून ट्रफ इसको बोलते हैं। फ्रॉम थार डेजर्ट टू छोटा नागपुर प्लेटू, इस रीजन में मानसून ट्रफ बनाता है। एंड विंड आर जनरली लाइट एंड वेरिएबल। लू देखने को मिलता है हमारे पास हॉट वेदर सीजन में। एक लू क्या होता है हॉट ड्राई एंड इंटेंस विंड फ्रॉम पंजाब टू बिहार हमको ये देखने को मिलता है। सो लू यहाँ पे सिरोको, है ना, फॉन, ये सब वार्म लोकल विंड्स हैं। मिस्टल जो है इट इज़ कोल्ड लोकल विंड। एंड लू का स्पीड यहाँ पे 30 to 40 किलोमीटर पर आवर होता है। ये आफ्टरनून में और भी इंटेंसीफाई हो जाता है एंड ये दिल्ली एंड पटना रीजन में बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांग होता है। लोकल स्टॉर्म्स भी हमको देखने को मिलता है ये जो समर सीजन या फिर हॉट वेदर सीजन है वहाँ पे, है ना। इट फॉर्म्स व्हेन ड्राई एंड मॉइस्ट एयर एक तरह से आपस में जब मिलते हैं तो क्या होती है आंधी तूफान आता है यार, कजिंग विंड्स टोरेंशियल रेन एंड हेल स्टॉर्म, कभी कहीं ओले भी गिरते हैं। नॉर्वेस्टर जिसको हम काल बैसाखी बोलते हैं भाई, ये थंडर स्टॉर्म लाते हैं बंगाल एंड असम में। इवनिंग जो होता है थंडर स्टॉर्म उसको हम काल बैसाखी बोलते हैं। ये वेस्ट बंगाल एंड असम में देखने को मिलता है ड्यूरिंग दी हॉट वेदर सीजन। एंड दिस आर बेनिफिशियल फॉर टी जूट एंड राइस कल्टीवेशन यार। इनको बारडोली छेररा भी बोलते हैं असम में, बारडोली छेररा। दिस आर नॉर्वेस्टर्स और काल बैसाखी। इवनिंग तो थंडरस्टॉर्म्स। ब्लॉसम शावर की बात करें तो ये कॉफ़ी फ्लावर्स को ना फूलने में ब्लूम करने में केरला एंड नियर बाई एरियाज में हेल्प करता है। सो ब्लॉसम शावर जो है वो भी हमको कहाँ पे मिलता है हॉट वेदर सीजन में। मैंगो शावर जो है प्री मानसून शावर होता है इन दी केरला एंड कर्नाटका। मैंगो शावर केरला एंड कर्नाटका, ब्लॉसम शावर केरला, काल बैसाखी इन वेस्ट बंगाल एंड बडोली छरेरा इन असम, लूज इन दी राजस्थान, दिल्ली एंड पटना। एंड ट्रॉपिकल विंड्स की बात कर रहे हैं, ओरिजिनेट मेनली इन द बे ऑफ बंगाल एंड सम इन द अरेबियन सी। अप्रैल में राइजिंग फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं यार। यहाँ पे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं। ओके, सो ये ओरिजिनेट करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में बंगाल में एंड सम इन अरेबियन सी। अप्रैल के अंदर राइजिंग फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। मई में ट्वाइस देखने को मिलता है साइक्लोन एस अप्रैल। बे ऑफ बंगाल साइक्लोन जो है वो नॉर्थ वेस्ट मूव करते हैं इनिशियली, देन ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ टूवर्ड बांग्लादेश एंड म्यांमार चले जाते हैं। अरेबियन सी साइक्लोन्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट मूव करते हैं, इसीलिए सी समुद्र के ऊपर ही डिसिपेट करते हैं, ज़्यादातर लैंड कॉन्टैक्ट नहीं करते।
नाउ प्रिसिपिटेशन इन समर की बात करें तो केरला एंड कर्नाटका कोस्टल एरियाज में यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है थंडर स्टॉर्म के फॉर्म में, जहाँ पे मैंगो शावर इन हम कर्नाटका एंड केरला वाले रीजन की बात करते हैं। ब्लॉसम ब्लॉसम है ना, ब्लॉसम शावर इन केरला। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का स्नोफॉल इन कश्मीर यार, एंड जनरली लो रेनफॉल देखने को मिलता है समर में, 1% ऑफ द एनुअल रेनफॉल। डस्ट स्टॉर्म जो है ओकेजनली लाइट ब्रिंग लाता है नॉर्दर्न इंडिया में। सो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट हॉट वेदर सीजन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की। एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई, ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे हाई रेनफॉल जो है मोर देन 20 सेंटीमीटर्स एरिया को बोलते हैं। तो हाई रेनफॉल हमको कहाँ पे देखने को मिलता है भाई, ये देखो, ये जो रीजन्स हैं, ये जो रीजन्स हैं वेस्टर्न घाट, सब हिमालयन, नॉर्थ ईस्ट एंड मेघालयन हिल्स जो है वहाँ पे, खासी जयंतिया में तो 1000 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश देखने को मिलते हैं। मिजोरम इज दी वेटेस्ट प्लेनेट और दी वेटेस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ। मीडियम रेनफॉल की बात करें तो 100 to 200 सेंटीमीटर्स जो है कि हमको साउदर्न गुजरात में, ईस्ट तमिलनाडु में, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न यूपी एंड नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला में देखने को मिलता है। ईस्टर्न मध्य प्रदेश एंड नॉर्दर्न गंगा प्लेन, कोचार वैली, मणिपुर में हमको मीडियम रेनफॉल देखने को मिलता है। लो रेनफॉल की बात करें तो 50 to 100 सेंटीमीटर हमारे पास ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात, डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलता है। इन एडुकेट रेनफॉल लेस देन 50%, ये देखो भाई, ये रहा डेजर्ट एरिया, ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान, लद्दाख, आंध्र प्रदेश के कुछ एरियाज हैं यहाँ पे, है ना, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के कुछ इनर एरियाज हैं जो कि हमको यहाँ पे लेस देन 50 सेंटीमीटर के कम बारिश देखने को मिलती है। एंड स्नोफॉल अकर ओनली इन हिमालयाज। रेनफॉल की जो वेरिएबिलिटी है उसकी बात करें तो लेस वेरिएबिलिटी, मतलब लेस देन 25% अगर चेंज आ रहा है तो कहाँ पे देखने को मिलता है, वेस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला, ईस्टर्न गंगा प्लेन, इनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते। हाई वेरिएबिलिटी, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश, कहीं बहुत कम बारिश, वो वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, इंटीरियर डेक्कन प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। बाकी ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते। 25 to 50% रेस्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखने को नहीं मिलती यार। सो ये हमने बात किया अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करें, सो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो दिस आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स या एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हमारे पास देखने को मिलता है। यहाँ पे वार्म एंड ह्यूमिड एरिया होता है जिसमें रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा देखने को मिलता है। टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये वेल स्ट्रेटिफाइड होता है, इसमें शर्प्स एंड क्रीपर्स, शॉर्ट ट्रीज एंड टॉल ट्रीज, एक तरह से वेल स्ट्रेटिफाइड होता है। कोई डेफिनेट लीफ शेडिंग पीरियड नहीं होता एंड हरा होता है थ्रू आउट द ईयर। डिसीडियस मतलब, यहाँ पे डिसीडियस मतलब पतझड़ का मौसम होता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन हमेशा ग्रीन होता है, इसीलिए कोई पतझड़ का मौसम नहीं होता, है ना। कॉमन स्पीसीज यहाँ पे रोसवुड, महागनी, एनी, एबोनी, ये सब हमको देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बाद हम सेमी एवरग्रीन की बात करें तो ये लेस रेनफॉल जहाँ पे देखने को मिलता है वहाँ पे ये फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ये मिक्सचर होता है एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डिसिडियस ट्रीज का, है ना। इसमें अंडर स्टोरी क्लाइंबर्स जो होते हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से एवरग्रीन कैरेक्टर मिलता है। कॉमन स्पीसीज वाइट सीडार, होलोक, कैल, ये सब देखने को मिलते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ब्रिटिश रूल का फॉरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट रहा था, उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया, काटा भाई, ना। ओक फॉरेस्ट जो थे, घरवाल, कुमाऊं, उसको रिप्लेस कर दिया पाइन के साथ फॉर रेलवे स्लीपर्स, जो स्लीपर्स बनाने के लिए, जिसमें पटरियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसको क्लियर कर दिया गया ट्री उगाने के लिए, रबर उगाने के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। ठीक है, हमने बात की ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। नेक्स्ट हम ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो इनको हम मानसून फॉरेस्ट की बात कर बोलते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडिया में ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है यार, है ना। एक पर्टिकुलर सीजन होता है पतझड़ का, मानसून के बाद, सो उसको बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। So most widespread forest in India is tropical deciduous forest and it is found in the region with the rainfall between 70 to 200 सेंटीमीटर। एक होता है ड्राई डिसीडियस जो कि 70 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल वाला रीजन है। एक होता है मॉइस्ट डिसीडियस जो कि 100 to 200 सेंटीमीटर वाला रेनफॉल वाला रीजन है। जो 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल रीजन है वो कहाँ पर आता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, हिमालयस के फुट हिल्स में, ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में, उड़ीसा में। कॉमन स्पीसीज यहाँ पे टीक, साल, शीशम,
मालवा। सैंडलवुड चंदन जो है वो इसी मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट में हमको देखने को मिलता है। सेमूल कुसुम, ठीक है, सैंडलवुड, रेड सैंडलवुड भी बोल सकते हैं, वो भी हमारे पास मॉइस्ट डिसिडुअस जो शीशाशलम के जंगल में पाया जाता है। तो ये जो 70 to 100 सेंटीमीटर वाला जो फॉरेस्ट दैट इज ट्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट, ये ट्रांजिशन जो होता है बिटवीन मॉइस्ट डिसिडुअस एंड थॉर्न फॉरेस्ट के बीच में। ये पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश एंड बिहार में ज़्यादातर ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। पतझड़ का मौसम देखने को मिलता है यार, है ना, जो कि ग्रासलैंड एंड स्कैटर ट्रीज के साथ रिसेम्बलेंस देता है। कॉमन स्पीसीज तेंदू, पलास, अमलतास, खेर, एक्सलवुड ये हमको देखने को मिलता है। नाउ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न, ये हमको राजस्थान के वेस्टर्न साउदर्न पार्ट में देखने को मिलता है। स्पेयर्स वेजिटेशन, कुछ गिने चुने वेजिटेशन देखने को मिलता है। लो रेनफॉल देखने को मिलता है 70 से कम, एंड ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी एक तरह से यहाँ पे मरुस्थली वाला रीजन देखने को मिलता है। मतलब मरुस्थली मतलब कम पेड़ पौधे होते हैं, ओवर ग्रेजिंग की वजह से स्पेयर्स वेजिटेशन देखने को मिलता है। कॉमन स्पीसीज में यहाँ पे कांटे वाले पौधे लाइक बबूल, बेर, वाइल्ड डेट, पाल्म, खेर, नीम, खिजरी, पलास, ये सब ट्री हमको देखने को मिलता है। इट इज़ फाउंड इन दी सेमी एरिड रीजन, जहाँ पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होता है। डोमिनेटेड बाय ग्रास, शर्ब्स एंड प्लांट दैट रिमेन लीफलेस फॉर द मोस्ट ऑफ द ईयर। एंड यहाँ पे टुसुकी ग्रास जो कि अप टू 2 मीटर तक ऊंचा होता है, ये यहाँ पे ग्रोथ करता है। एंड ये साउथ वेस्ट पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिलता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। नाउ माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें, माउंटेन फॉरेस्ट मतलब माउंटेन फॉरेस्ट विथ एल्टीट्यूड के साथ वेरी करता है। ये सपोज करो ये माउंटेन है, तो ये यहाँ पे कुछ और माउंटेन, यहाँ पे लैटिट्यूडनल जो वेरिएशन है उसी प्रकार का अल्टीट्यूडनल वेरिएशन देखने को मिलता है। माउंटेन फॉरेस्ट मतलब जो माउंटेन में देखने को मिले। नाउ नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें, तो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट में लाइक हिमालयस की बात करें तो अबव 4000 मीटर यहाँ पे तुंद्रा वेजिटेशन लाइक मॉसेस एंड लाइकेंस देखने को मिलते हैं। 3000 to 4000 मीटर्स में एल्पाइन फॉरेस्ट लाइक सिल्वर फीर, जूनिपर, बिर्च, रोडोडेंड्रॉन ये सब देखने को मिलते हैं। 2000 से 3000 के बीच में ब्लू पाइन, स्पर्स विद टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ट्राइब्स लाइक गुज्जर, बकरवाल्स, है ना, बोथियार्स, गद्दीस, ये सब झूम कल्टीवेशन, झूम नहीं, ट्रांसह्यूमस मतलब ठंडी के सीजन में ऊपर चले जाते हैं, गर्मी में नीचे आ जाते हैं वापस। वेस्टर्न हिमालयस की बात करें, मतलब ठंडी के नीचे, ठंडी सीजन में नीचे आ जाते हैं, ठीक है, गर्मी में ऊपर चले जाते हैं। वेस्टर्न हिमालयस की बात करें तो देवदार जो है वो हमको देखने को मिलता है। ये वैल्यूबल है फॉर कंस्ट्रक्शन, यार बहुत मजबूत लकड़ी है। चिनार, वॉलनट जो कि कंसरी हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं इससे, है ना। तो 2000 से 3000 तक ये हमारे पास देखने को मिलता है। अराउंड हमारे पास 1500 से 1700 तक पाइन फॉरेस्ट जो कि चीर पाइन देखने को मिलता है। 1000 से 200 मीटर्स में हमारे पास वेट टेम्परेट फॉरेस्ट लाइक ओक एंड कैश्यूनट, चेस्टनट देखने को मिलता है। एंड फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस में डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिनमें पतझड़ का सीजन देखने को मिलता है। मतलब जो अल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार से लैटिट्यूडनल वेरिएशन होता है। मतलब ट्रॉपिक्स में यहाँ पे जो प्लांट होते हैं उसके बाद जाते थे यहाँ पे तुंद्रा में जो हमारे पास फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, उस प्रकार का यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है। हमने नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट की बात की ना, हम साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें जो कि वेस्टर्न घाट, विंध्यास एंड नीलगिरीज में देखने को मिलता है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज लाइक मंगोलिया, लॉरेल, चिंचोना, वटल ये सब देखने को मिलता है। लोअर स्लोप में यहाँ पे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ऑल्सो फाउंड इन सतपुरा एंड माइकाल रेंज, विंध्यास, सतपुरा, माइकाल रेंज में देखने को मिलता है। हायर स्लोप में टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलता है लाइक शोलास की बात करते हैं, नीलगिरीज, अनामलाई एंड पलानी हिल्स में टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलता है। लिटरल एंड स्वॉम्प फॉरेस्ट की बात करें तो इंडिया में अराउंड वेटलैंड्स का जो अमाउंट है अराउंड 4 मिलियन हेक्टेयर्स तक वेटलैंड फैला है। की प्रोटेक्टेड साइट्स में चिल्का लेक है उड़ीसा में, केवलादेव घाना नेशनल पार्क है भरतपुर राजस्थान में। सो टाइप्स ऑफ वेटलैंड इंडिया की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू रिजर्वायर एंड साउदर्न लगून्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेटलैंड है। माउंटेन लेक्स एंड रिवर्स एंड लाइक कश्मीर एंड लद्दाख में पाए जाते हैं। मार्श एंड स्वाम्पी वेटलैंड्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हिमालयन फुटहिल्स में पाए जाते हैं। फ्लड प्लेन जो होते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के, वो सब भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं। फ्रेश वाटर मार्शेस लाइक गंगेटिक प्लेन्स में हमको देखने को मिलते हैं, ये भी वेटलैंड के टाइप हैं। डेल्टा वेटलैंड्स एंड लगून्स लाइक चिल्का एंड ईस्ट कोस्ट में हम देखने को मिलता है इस तरह के वेटलैंड्स यार। फ्रेश वाटर लेक्स लाइक
राजस्थान एंड गुजरात एमपी में जो रिजर्वायर्स होते हैं वो हमको देखने को मिलता है। सराइन एक्सपांसेस जो कि राजस्थान, गुजरात एंड गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेटलैंड्स हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो मैनग्रोव फॉरेस्ट भी हमारे पास इंडिया में देखने को मिलता है। इट इज़ फाउंड इन दी सॉल्ट मार्सेस लाइक गल्फ ऑफ कच्छ, हमारे पास गल्फ ऑफ खंबात में देखने को मिलता है। टाइडल क्रीक्स एंड मड फ्लैट एक्सचुरीज देखने को मिलते हैं। सुंदरबंस की बात करते हैं, स्प्रेड अक्रॉस 4000 मतलब 500 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला ये मैनग्रोव फॉरेस्ट यार। मेजर लोकेशंस में हम सुंदरबन की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा में हमारे पास मैनग्रोव देखने को मिलता है। एंड जो ह्यूमन एनक्रोचमेंट हो रहा है उसकी वजह से भी यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट की वजह से इनको नुकसान पहुँच रहा है, थ्रेटेंड हो रहे हैं, तो कंजर्वेशन की जरूरत है भाई। तो ये हमने बात की अबाउट दी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेस्ट कवर इन इंडिया की। सो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA जो होता है, इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड एज पर जो लीगल स्टेटस के रिगार्डिंग जो मिला गया है, रेस्पेक्टिव द ट्री और कैनोपी डेंसिटी कितना है वो सब नहीं मेंशन किया था। यहाँ पे जो एक्सटेंट है फॉरेस्ट लैंड का लीगल स्टेटस के हिसाब से वो कितना है, वो उसको हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट आते हैं, जो कि फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर या फिर स्टेट एक्ट के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं, उसको रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोटिफाइड अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 और स्टेट एक्ट यार, ये सब इसके अंदर आते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर। अदर लैंड्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट दी फॉरेस्ट जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर है, लाइक रिवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर, या फिर रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया में और मे नॉट हैव एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। वहाँ पे ज़मीन में पेड़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक समय पे कभी हुआ होगा तो वहाँ से कट गया, अलग बात है, बट रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया कहलाएगा। फॉरेस्ट कवर की बात करें सो इट इंक्लूड ऑल लैंड पैचेस विथ फॉरेस्ट ट्री कैनोपी डेंसिटी जिसका 10% से ज़्यादा है एंड एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है। कैनोपी अगर मोर देन 10% है सो हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट कवर। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ लैंड यूज़ यार, कि इसको एग्रो फॉरेस्ट्री, कंपेंसेटरी फॉरेस्ट्री या फिर ओनरशिप, पब्लिक, प्राइवेट, ट्री स्पीसीज कौन से हैं वो सब मैटर नहीं करता, फॉरेस्ट है तो उसको फॉरेस्ट कवर बोलेंगे यार। कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए, इसको हम फॉरेस्ट कवर के अंदर काउंट करेंगे। फॉरेस्ट क्लासेस के अंदर हमारे पास मैनग्रोव फॉरेस्ट भी आते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट में कैनोपी डेंसिटी मोर देन 70% यार, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ये। वेरी डेंस फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी जो है वो मोर देन 70% है। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में 40 से ज़्यादा, 70 से कम। ओपन फॉरेस्ट में मोर देन 10% बट लेस देन 40, उसको ओपन फॉरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, इसका क्राइटेरिया पे क्वेश्चन आया है। ट्री कवर की बात करें, इंक्लूड ऑल पैचेस आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया विथ लेस देन 1 हेक्टेयर साइज इररेस्पेक्टिव ऑफ द कैनोपी कवर। फॉरेस्ट कवर में फॉरेस्ट जो था वो मोर देन 10% कैनोपी कवर था, इन हेक्टेयर से ज़्यादा इसको फॉरेस्ट कवर बोला। ट्री कवर में पेड़ होना चाहिए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर 1 हेक्टेयर से कम। फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर इज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर यार, जो कि ये इस्तेमाल किया जाता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के गोल में कि हमको 33% जोग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट करना है, वो हमारा टारगेट है। तो उसको यहाँ पे हमको फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर का टारगेट है भाई। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट की बात करें तो इट इंक्लूड ऑल ट्रीज आउटसाइड जो रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया है, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट एंड हमारे पास जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसके अलावा जो है वो सब एरियाज जो है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ द पैच साइज, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैनोपी कंसिटी, यहाँ पे जो भी रिजर्व रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया के बाहर जो ट्रीज हैं उसको ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कहते हैं। एंड ट्री कवर इज अ सबसेट ऑफ ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। स्टेट विद लार्जेस्ट ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो वो महाराष्ट्र एंड उड़ीसा है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट के परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो लक्षद्वीप 90%, केरला 37%। की फाइंडिंग ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की बात करें तो इसकी की फाइंडिंग्स की बात करें हम, जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में आया था उसने बोला कि जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है कंट्री के अंदर वो कितना है भाई, 8,27,000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 25% ऑफ इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है उसमें हमारे पास ट्रीज हैं। उसको टारगेट किया गया 33% तक बढ़ाना है।
टोटल ट्री कवर कितना है, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक। टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो अराउंड 7 लाख है, मतलब फॉरेस्ट में मोर देन 10% कैनोपी कवर, मोर देन 1 हेक्टेयर, इससे लेस देन 1 हेक्टेयर है तो उसको हम ट्री कवर बोल रहे हैं। तो ट्री कवर कम है, मतलब पूरा जगह में पेड़ ज़्यादा है यहाँ तो कम है यार, फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें सो 1000 स्क्वायर किलोमीटर विथ 156 स्क्वायर किलोमीटर राइज हमको फॉरेस्ट कवर में देखने को मिला 2021 के कंपैरिजन में। मैक्सिमम इंक्रीज जो है फॉरेस्ट कवर में कहाँ देखने को मिला, मिजोरम में, फिर गुजरात में, फिर उड़ीसा में। लार्जेस्ट डिक्रीज जो है मध्य प्रदेश में डिक्रीज देखने को मिला, फिर कर्नाटका, फिर लद्दाख, फिर नागालैंड। टॉप 3 जो स्टेट्स हैं फॉरेस्ट एरिया कवर में वो हमारे पास मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ यार। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट ट्री कवर, महाराष्ट्र में ट्री कवर ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा डेंसिटी नहीं है, और राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में, है ना। ट्री कवर एज परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, चंडीगढ़ का जियोग्राफिकल एरिया कंपेरिजन में ट्री कवर ज़्यादा है, फिर दिल्ली, फिर केरला यार। एंड ट्री कवर एज परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, सॉरी फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर मतलब पेड़ है यहाँ पे, फॉरेस्ट मतलब जंगल है। लक्षद्वीप में सिर्फ जंगल है, फिर मिजोरम, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है मिजोरम। हाई फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 19 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें 33% ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है जियोग्राफिकल एरिया का, एंड 8 स्टेट्स हैं जिसमें 75% ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, लाइक मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें 75% ज़्यादा फॉरेस्ट कवर हमको देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक की बात करें, टोटल कार्बन स्टॉक जो कि यहाँ पे फॉरेस्ट होल्ड करता है इट इज़ अराउंड 7200 मिलियन टन्स, जो कि एक तरह से इंक्रीज देखने को मिला है यहाँ पे 81.5 मिलियन टन्स 2021 से। टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें कार्बन स्टॉक में, अरुणाचल प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र यार। इंडिया कार्बन स्टॉक प्रोग्रेस की बात करें, टोटल जो CO2 इक्विवेलेंट स्टॉक है हमारे पास अराउंड 20 बिलियन टन्स का CO2 यहाँ पे ये होल्ड करता है, एन इंक्रीज ऑफ 2.29 बिलियन टन्स ओवर 2005 जो बेस ईयर है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 2.29 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन स्टॉक बढ़ा है। तो एक तरह से जो टारगेट है हमारे 2030 तक कि हमको 2.5 to 3 बिलियन टन्स करना है कार्बन स्टॉक को, वो फुलफिल होकर से हो सकता है लग रहा है। मैनग्रोव कवर 2023 की बात करें, टोटल मैनग्रोव कवर अगर 5000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है ना, 0.15% इंडिया जियोग्राफिकल एरिया का मैनग्रोव कवर है भाई। एक इंक्रीज देखने को मिला है मैनग्रोव कवर में 2021 के मुकाबले। स्टेट वाइड चेंजेस की बात करें तो गुजरात में मैनग्रोव कम हुआ है, आंध्र प्रदेश में बढ़ा है, महाराष्ट्र में बढ़ा है। सो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में बढ़ा है मैनग्रोव कवर यार। फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट की बात करें तो वो भी हमारे पास दिखने को मिले हैं भाई, लास्ट 5 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, मतलब लास्ट 2 सीजन्स में। टॉप 3 स्टेट जो कि फॉरेस्ट फायर में हमको देखने को मिले, जो उत्तराखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट फायर हमको देखने को मिला यार। सो दिस ऑल अबाउट व्हाट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया की बात की हमने। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया की। तो बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास ये इंपॉर्टेंट जगह होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि कंजर्व करना चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी को एक पर्टिकुलर रीजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हुए। टोटल यहाँ पे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 12 जो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। दिहांग दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, डिब्रू सिखोया असम में है, मानस नेशनल पार्क भी असम में है, नौकरेक जो है वो मेघालय में है, ठीक है, कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है, कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है ना हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है, रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व असम, मतलब सॉरी असम बोलता हूँ, ये कहाँ पे है भाई, गुजरात में। शीशाचलम जो है वो हमारे पास ये आंध्र प्रदेश में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, पन्ना टाइगर रिजर्व और पन्ना जो है बायोस्फीयर रिजर्व वो दोनों मध्य प्रदेश के अंदर है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बॉर्डर में है कर्नाटका, तेलंगाना एंड तमिलनाडु के। अगस्थमलाई भी बॉर्डर में है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व हमको देखने को मिलता है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इसमें से जो गोल गोल है वो मैन एंड बायोस्फीयर नेटवर्क के अंदर इंक्लूडेड है। शीर्षाचलम है, अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ के अंदर है। सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है। सो जोन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बायोस्फीयर रिजर्व के। कोर जोन होता है बीच में यार, फिर बाहर में बफर जोन होता है, उसके और बाहर में
ट्रांजिशन। तो जो कोर जोन है उसमें सिर्फ और सिर्फ ई से एजुकेशनल एक्टिविटी ही अलाउड है। बाकी जो बफर है उसमें टूरिज्म, उसमें ह्यूमन सेटलमेंट, एजुकेशन, है ना, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग किया जा सकता है। बट कोर एरिया में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन यार, कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं किया सकता कोर जोन में, ओनली एजुकेशन के लिए। ठीक है, टूरिज्म यहाँ पे ट्रांजिशन बफर जोन में पास किया जा सकता है, ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे बफर एंड ट्रांजिशन जोन में अलाउड है, मॉनिटरिंग यहाँ पे किया जाता है दोनों जगह में ट्रांजिशन जोन में, रिसर्च यहाँ पे कोर बफर जोन में किया जाता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 1986 में एस्टेब्लिश किया गया था, यहाँ पे कौन कौन से रीजन्स आते हैं, वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलाम्बूर, साइलेंट वैली एंड सिरुवानी हिल्स इसके अंदर आते हैं। डाइवर्स हैबिटेट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ड्राई शर्ब्स, डिसीडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, शोला, ग्रासलैंड, स्वाम्प, ये सब हमको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखने को मिलता है। इसमें नोटेबल वाइल्ड लाइफ में जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं लाइक नीलगिरी थार एंड लायन टेल्ड मकाऊ, ये हमको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलते हैं। लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में एलिफेंट्स, टाइगर्स, गॉर्स, सांबर्स एंड चिटल्स का देखने को मिलता है। फ्लोरा की बात करें, अराउंड 80% ऑफ द वेस्टर्न घाट के फ्लावरिंग प्लांट्स ही नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बाद नंदा देवी जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं जिसमें हमारे पास पेड़ लाइक सिल्वर वुड, ऑर्किड्स, रोडोडेंड्रॉन उगते हैं। रोडोडेंड्रॉन जो है वो हिमालयन फुटहिल्स में हमको देखने को मिलते हैं यार। नोटेबल वाइल्ड लाइफ में स्नो लेपर्ड, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, मस्क डियर, गोल्डन ईगल, ब्लैक ईगल, ये हमको नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलता है। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट हमको देखने को मिल रहा है इस रीजन में, एक थ्रेट है। फॉरेस्ट फायर्स एंड पोचिंग जो देखने को मिलता है एनिमल्स का, वो एक थ्रेट है यार। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो स्वम्पी गंगा डेल्टा जो कि वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिलता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड स्वम्पी फॉरेस्ट आइलैंड्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर का घर है ये। 170+ बर्ड स्पीसीज हमको देखने को मिलता है। एडेप्टेशन में जो टाइगर्स हैं यहाँ पे तैरना सीख गए, दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स यार, प्रे करते हैं डियर, वाइल्ड पिग, मकाओ को खाते हैं। मैंग्रोव ट्रीज की बात करें तो ये यहाँ पे टिम्बर का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया मतलब गुजरात में है, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। गल्फ ऑफ मन्नार गुजरात में नहीं भाई, यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात है, मन्नार इधर है तमिलनाडु की कोस्ट में। मैराइन डायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है यहाँ पे 12 आइलैंड्स विद एस्चुरीज, बीचीज, सी ग्रासेस, कोरल रीफ, सॉल्ट मार्सेस, मैनग्रोव्स हमको देखने को मिलता है। नोटेबल वाइल्ड लाइफ में यहाँ पे डुगोंग जो कि सी काउ है जो कि हर्बीवोरस होता है। एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करते हैं, यहाँ पे कंजर्व करने की बात की जा रही है गल्फ ऑफ मन्नार में। 6,000 मतलब 3,600+ प्लांट एनिमल स्पीसीज हमको देखने को मिलता है। एंडेमिक मैनग्रोव स्पीसीज भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है यार। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश में पन्ना है ना, पंचमढ़ी भी पन्ना में है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर टाइगर्स हैं यहाँ पे एंडेंजर्ड, चिटल्स जो है लिस्ट कंसर्न है, चिनकारा लिस्ट कंसर्न है, सांबर इज वल्नरेबल। दुनिया में टाइगर, एलिफेंट, लायन एंडेंजर्ड है भाई। अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। मैकाल हिल्स, ईस्टर्न विंध्यास एंड सतपुराज में ये फैला हुआ है। मॉइस्ट एंड ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। 4 हॉर्न एंटीलोप जिसको हम चार सिंघा बोलते हैं वो वल्नरेबल यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। इंडियन वाइल्ड डॉग जो कि वल्नरेबल है वो हमको अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलता है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, लद्दाख वाले रीजन में, हिमाचल प्रदेश में नहीं लद्दाख में है। यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट जो है ये हमारे पास कहाँ पे है, लद्दाख वाले रीजन में। पिन वैली नेशनल पार्क है ना, चंद्रतल, सारचू, किम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे स्नो लेपर्ड जो कि वल्नरेबल है, हिमालयन आइबेक्स जो कि लीस्ट कंसर्न है, साइबेरियन आइबेक्स जो इसको हम बोलते हैं वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में। शीर्षाश्रम हिल बायोस्फीयर रिजर्व विच इज पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट यार, ये साउथ ऑफ पन्ना रिवर हमको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। तिरुपति जो पिलग्रिमेज टाउन है वो शीर्षाश्रम के अंदर है। श्री सर वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क भी यहीं पे है। रेड सैंडर्स जो कि लाल चंदन के लिए फेमस है भाई ये। तिरुपति बालाजी कहाँ पे है, इसी शीर्षाश्रम जंगल में है। मेजर फौना की बात करें तो गोल्डन गिको जो कि लीस्ट कंसर्न है वो कि एंडेमिक है, तिरुमाला हिल्स में ही देखने को मिलता है गोल्डन गिको, और कहीं देखने को नहीं मिलता दुनिया में।
ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये सॉल्ट मार्शेस हमको देखने को मिलता है थार डेजर्ट के अंदर। सो ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं। कंपोनेंट में इसमें कच्छ डेजर्ट सेंचुरी है, वाइल्ड एस सेंचुरी है, नारायण सरोवर सेंचुरी है, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी है ना, भासनी ग्रासलैंड रिजर्व है। मेजर फोना की बात करें तो यहाँ पे इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि क्रिटिकली डेंजर्ड है, इंडियन वाइल्ड एस वो हमको देखने को मिलता है। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मूलिंग नेशनल पार्क एंड दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलकर बना गया है। दिहांग दिबांग जो है वो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। दिब्रू सुखोया इज इन असम यार। से मेजर फाउना की बात करें, तकिन वल्नरेबल है, रेड पांडा एंडेंजर्ड है, हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमने बात की अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स की। सॉइल की क्लासिफिकेशन के अंदर एंशियंट एंड हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन में ट्रेडिशनली सॉइल को एक तरह से उर्वरा जो कि फर्टाइल सॉइल होता है एंड उसारा जो कि स्टेराइल सॉइल होता है उस तरह से क्लासीफाई किया जा रहा है ट्रेडिशनली। 16th सेंचुरी क्लासिफिकेशन जो था इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्सचर या टेक्सचर के बेसिस में सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, सिल्टी सॉइल एंड लोमी सॉइल में इसको क्लासीफाई करते हैं। कलर की बात करें तो रेड, येलो, ब्लैक कलर में यहाँ पे हम कलर के बेसिस में सॉइल को क्लासीफाई करते हैं। अदर फीचर्स में हम बात करते हैं अबाउट स्लोप एंड मॉइस्चर के बेसिस में क्लासीफाई करते हैं। मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्टडी किया सेलेक्टेड रीजन्स को लाइक दामोदर वैली को, है ना। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने यहाँ पे क्लासीफाइड किया सॉइल को एज पर दी यूएसडीएस सॉइल टेक्सोनॉमी। सो यहाँ पे फॉर्मेशन, ठीक है। सॉइल टाइप की बात करें तो एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो डिपोजिशन था सिल्ट का रिवर्स के द्वारा, उसकी वजह से हमारे पास एलुवियल सॉइल बनते हैं। एंड यहाँ पे रिपीटेड डिपोजिशन देखने को मिलता है फ्लड्स के द्वारा। एंड यहाँ पे सैंडी लोमी टू क्लेई सॉइल देखने को मिलता है। इसके अंदर कैल्सियस मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब कंकर देखने को मिलते हैं, कंकर जो कि न्यू एलुवियल होता है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है रिवर वैलीज में हमको देखने को मिलता है। गुजरात प्लेन्स, डेल्टा ऑफ ईस्ट कोस्ट, ये हमको एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। ये पोटास में रिच होता है, पुअर इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। ज़्यादातर जो सॉइल है वो हमारे पास नाइट्रोजन फॉस्फोरस में पुअर है, इसलिए तो हमारे पास नाइट्रोजन फॉस्फोरस डाला जाता है। क्रॉप की बात करें, क्रॉप ग्रोन में वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस, ये सब एलुवियल सॉइल के अंदर आते हैं। ब्लैक सॉइल की बात करें जिसको रुगूर एंड मोलिसोल्स या फिर चनोजेम बोलते हैं, ये ब्लैक सॉइल जो है इट इज़ फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक बेसाल्ट रॉक। इसीलिए जो डेक्कन ट्रैप है, जो मालवा प्लेट्यू है वहाँ पे जो कि बेसाल्ट जब था वोल्केनिक ओरिजिन में है तो वो धीरे टूटा, इसीलिए हमारे पास वोल्केनिक बेसाल्ट रॉक के टूटने से बना ब्लैक सॉइल। ये क्लेई होता है, डीप होता है, ये इम्परमेबल होता है। जब ये पानी मिलता है तो ये फूल जाता है, सूखा होता है तो श्रिंक कर जाता है, इसीलिए इसके पास सेल्फ फ्लोइंग नेचर होता है। खुद से ये जो है ना जुताई हो जाती है खुद की, बिकॉज पानी डालोगे तो फूल जाएगा फिर सूख जाएगा, तो अपने आप ये हाई क्ले कंटेंट होता है तो इससे रिटेन करता है मॉइस्चर को। दो चीज़ें हैं, इसके पास सेल्फ फ्लोइंग नेचर होता है, इम्परमेबल होता है, बट ये मॉइस्चर रिटेन करता है। डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में हमको ये देखने को मिलता है। कवर अराउंड 15% एरिया ऑफ इंडिया एंड इट इज़ रिच इन लाइम यार, आयरन, मैग्नीशियम, पोटास में रिच है, बट फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर कमी है। ज़्यादातर जो है फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन की कमी है इंडिया के अंदर सॉइल में। कॉटन के लिए अच्छा उगता है यहाँ पे ब्लैक सॉइल में। मिलेट्स, ऑयल सीड, पल्सेस अच्छे उगते हैं भाई। नेक्स्ट जो है रेड एंड येलो साइड, रेड सॉइल रेड क्यों है, बिकॉज यहाँ पे आयरन देखने को मिलता है। सो फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, रेड ड्यू टू आयरन डिफ्यूजन। एंड येलो जब पानी डालो तो ये हाइड्रेट होने के बाद ये येलो हो जाता है, ये पोरस होता है एंड फिरेबल होता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ फ्लोइंग नेचर होता है एंड इसके पास हाई मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी होती है। रेड सॉइल जो है ईस्टर्न एंड साउदर्न डेक्कन प्लेट्यू में हमको देखने को मिलता है, लाइक ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड साउदर्न गंगा प्लेन्स में पाया जाता है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ह्यूमर एंड लाइफ की ज़्यादातर नाइट्रोजन फॉस्फोरस कमी है ही है, इसमें ह्यूमस एंड लाइम की भी कमी होती है। ये मिलेट, पल्सेस, ग्राउंड नट, कॉटन उगाने के लिए ठीक है। नेक्स्ट इज द लेटराइट सॉइल, लेटराइट मीन्स होता है ब्रिक, ठीक है। इट इज फॉर्म ड्यू टू इंटेंस लीचिंग ऑफ हाई
है ना, हाई टेम्परेचर एंड इंटेंस लीचिंग जो होता है उसकी वजह से यहाँ पे ये बनता है यार लैटराइट सॉइल। लीचिंग की वजह से लाइम एंड सिलिका चले जाते हैं तो ये बहुत हार्ड हो जाता है जब ये ड्राई होता है, एंड ये जब गीला करो तो सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? लैटराइट सॉइल को ब्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एमपी, उड़ीसा, आसाम में देखने को मिलता है। पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम, रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटास। ज़्यादातर सॉइल्स में पोटास है बट नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कमी है। पोटास मतलब पोटेशियम, ठीक है। लो ह्यूमस ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन, या कैश्यू, टी, कॉफ़ी, रबर उगते हैं इसके अंदर। एरिड सॉइल की बात करें, इट इज फॉर्म ड्यू टू मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट में यहाँ मैकेनिकल वेदरिंग से एरिड सॉइल देखने को मिलता है। हाई वापोरेशन की वजह से सॉल्ट एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है यार। ये रेड टू ब्राउन कलर का होता है, सैंडी टेक्सचर होता है। कंकर लेयर जो है वो रेस्ट्रिक्ट करता है वाटर इन्फिल्ट्रेशन को। वेस्टर्न राजस्थान जो एरिड रीजन है वहाँ पाया जाएगा, एरिड रीजन ऑफ गुजरात वहाँ पाया जाएगा। इसमें भी नाइट्रोजन की कमी है, ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट की कमी है। नॉर्मल फॉस्फेट कंटेंट है, इट इज रिच इन सॉल्युबल सॉल्ट्स। बाले, मिलेट एंड पल्सेस उगते हैं यहाँ पे। सलाइन सॉइल की बात करें तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है सॉल्युबल सॉल्ट्स का, हाई इवापोरेशन की वजह से ये इनफर्टाइल होता है, नॉन पोरस होता है, इसमें वेजिटेशन की कमी देखने को मिलती है। ये सेमी एरिड और एरिड रीजन में देखने को मिलता है जहाँ पे वाटर लॉक्ड होता है उस रीजन में, लाइक वेस्टर्न गुजरात, रन ऑफ कच्छ, ईस्टर्न कोस्टल डेल्टा, पंजाब, हरियाणा, जहाँ पे इरीगेशन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है जिसकी वजह से सैलिनिटी बढ़ गया। सलाइन सॉइल इज ऑल्सो सीन इन दी ओवर इरीगेशन एरिया जो कि ड्राई हो चुके हैं, जहाँ पे ओवर इरीगेशन किया जाता है। ये भी नाइट्रोजन की कमी होती है। कैल्शियम एंड इट इज रिच इन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, या सोडियम एंड पोटेशियम, मैग्नीशियम कंटेंट, सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है सलाइन सॉइल में। एंड रिक्लेमेशन इज रिक्वायर्ड, लाइक यहाँ पे जिप्सम का ऐड किया जाता है सलाइन सॉइल को रिक्लेमिंग करने के लिए। पीटी सॉइल नाम से समझ आ रहा है यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, ये ह्यूमिड रीजन में पाया जाता है जहाँ पे वाटर लॉगिंग जो होता है उसकी वजह से डिकम्पोजिशन नहीं होता, इसीलिए ऑर्गेनिक कंटेंट इसका 40 to 50% देखने को मिलता है पीटी सॉइल में। ये हैवी ब्लैक समटाइम अल्कलाइन भी होता है। नॉर्दर्न बिहार, साउदर्न उत्तराखंड, कोस्टल वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु में हमको ये देखने को मिलता है। इट इज़ रिच इन ह्यूमस यार बट पुअर इन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ज़्यादातर सॉइल जो है पोटेशियम अच्छा खासा है बट पीटी सॉइल में पोटेशियम कम है, इसमें राइस, जूट एंड टी उगा सकते हैं। लास्टली हम बात करते हैं अबाउट फॉरेस्ट सॉइल की। तो फॉरेस्ट सॉइल जो है वेदरिंग ऑफ रॉक की वजह से बनता है फॉरेस्टेड एरिया में, इसमें भी ऑर्गेनिक वाटर अच्छा होता है, वेजिटेशन अच्छे से ग्रो कर जाता है। इसका टेक्सचर जो है एल्टीट्यूड के साथ वेरी करता है। ये लूमी एंड सिल्टी होता है इन वैलीज यार। कोर्स ग्रेन होते हैं अपर स्लोप में, एसिडिक होता है विथ लो ह्यूमस एंड स्नो बाउंड एरियाज में हमको ये देखने को मिलता है। हिमालयन रीजन्स की बात करें तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में हमारे पास फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलता है, इसमें लो ह्यूमस कंटेंट देखने को मिलता है अगर स्नो कवर्ड एरियाज में है ये फॉरेस्ट सॉइल। तो लोअर वैलीज में ये फर्टाइल होता है, इसमें टी, स्पाइसेस एंड मेज उगते हैं। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दिस इज ऑल अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इससे हमारे पास पूरा इंडियन ज्योग्राफी खत्म होता है।